हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आँख दिखाओगे तो आँख निकालने का भी साहस रखते हैं। देखिए, चाइना और तुर्की का तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपने लिए जो है भस्मासुर तैयार कर रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वक्त की फ़िलहाल जो स्थिति है उससे किसको क्या हासिल हो रहा है। कुछ लोगों का कब्ज़ा है जो चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, और विरोध इसका वही लोग कर रहे हैं जो वक्त की इलीगल प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो जेपीसी में रहने के बाद भी सवाल खड़े करते हैं वक्फ को लेकर, और ये कहते हैं कि नहीं, ये बिल जो है वो मुस्लिम समुदाय के बिल्कुल खिलाफ है। ओवैसी साहब जो इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ता और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। 22 अप्रैल का वो दिन जब पहलगाम में आतंकियों ने मासूम और निहत्थे पर्यटकों को उनकी हत्या की, उनको मारा, उनके बच्चों के सामने, उनके परिवारों के सामने। उसके बाद न पूरा देश, पूरी दुनिया से जिस तरीके से उन आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो बोला गया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। कौसर जी मेरे साथ हैं। कौसर जी, कैसे देखती हैं आप इस हमले को? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज इसे कैसे देखता है, क्योंकि धर्म पूछ पूछ कर उन पर्यटकों को मारा गया। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई, ये मैं कहूँगी कश्मीर गए, पहलगाम गए जो पर्यटक हैं, केवल उनको नहीं मारा गया, ये मानवता पर हमला था। ये भारत की आत्मा पर ये हमला था। और जिस विभत्स तरीके से 26 लोगों की हत्या हुई, और वो भी मज़हब पूछ पूछ कर, मैं ये कहूँगी ये बर्बर आतंकी जो हैं, इनका कोई मज़हब नहीं होता है, ये हैवान है। इन लोगों ने हैवानियत की प्रकाष्ठा करी है। इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। बल्कि कुरान में तो अगर आप उठा के देखें तो जो एक्चुअल जो हमें सिखाया जाता है, जो या फिर जो हमने बचपन से पढ़ा है, वो यही है कि आपने अगर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की तो आपने पूरी मानवता की हत्या करी। और ये मैं कहूँगी पाकिस्तान द्वारा एक सोची समझी साजिश थी हमारे देश को बांटने के लिए, क्योंकि इन आतंकवादियों के मंसूबे कैसे पूरे होते अगर देश हमारा एकजुट होता। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो है देश को बिल्कुल एक साथ एकजुट रखा है हर संकट में, चाहे वो कोविड हो, अभी हमने देखा पीछे जो संकट है, तो ये एक बहुत ही नाकामयाब कोशिश थी हम लोगों को बांटने की। उन्हें लगा कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो फिर ये बढ़ जाएंगे, तो कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन यही तो हमारी ताकत है, विविधता में एकता, कि हम जो है संकट के समय एकजुट हो जाते हैं, बल्कि हमारे रिश्ते और संबंध और गहरे हो जाते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और यही हमारी ताकत है। ग्राउंड पे आप काम करती हैं, मुस्लिम समाज इसे कैसे देखता है? क्योंकि जब बार बार देश में जिक्र होता है कि वो धर्म पूछ कर मारा गया, मुस्लिम समाज पूरा कैसे देखता है? आप मुस्लिम समाज के बीच में रहती हैं, काम करती हैं, आप ग्राउंड पे काम करती हैं, उन लोगों के उनसे राय जानती हैं, वो कैसे देखते हैं? देखिए, जब बात देश की होती है ना, तो हिंदू, मुसलमान या कोई अन्य जाति या धर्म के आधार पर नहीं सोचा जाता है। जब बात देश के मान सम्मान की हो, देश की सुरक्षा की हो, दुश्मन को सबक सिखाने की हो, आतंकवाद को ख़त्म करने की हो, तब 140 करोड़ भारतीय एकजुट हो जाते हैं और एक ही स्वर में बोलते हैं। और आपने देखा होगा इसमें कई मुसलमान नेता जो है, बहुत अच्छी बात है, जो कि आगे आके उन्होंने जो है बिल्कुल बहुत खुलकर जो है इसकी खिलाफत करी है। और पाकिस्तान को भी बिल्कुल जो है खुलकर उन्होंने जो बोला है, तो ये समझ है। और देखिए, ये मैं कहूँगी ये नया भारत है। घर में घुस के मारता है, और सबसे बड़ी बात है बोल कर मारता है। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये किया भी गया
कि पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया हमारी सेना की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखती हैं मैम आप, जो जवाब दिया गया और सेना की तरफ से बता दिया गया कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो माओं के, बहनों के सिंदूर को हटाने की कोशिश आतंकियों ने की, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को आप? देखिए, पूरे विश्व को और पाकिस्तान को खासकर हमने बहुत स्पष्ट ये संदेश दे दिया था कि हम एक शांति प्रिय देश हैं। हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आंख दिखाओगे तो आंख निकालने का भी साहस रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो है बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि और जो हमारी पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद के ख़िलाफ़, तो ये बहुत क्लियर था, मैसेज था कि आतंकवादियों को जो है बिल्कुल अपनी कल्पना से परे सज़ा दी जाएगी, और वही हुआ। हमारी सेनाओं ने जो है बिल्कुल शौर्य और साहस का जो दिखाया है, वी शुड बी प्राउड ऑफ देम एंड ग्रेटफुल टू देम। लेकिन इसके बाद भी मैम देश में विपक्षी पार्टियां हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं वहाँ से कि सरकार ने पहले क्यों बताया, हिट करने से पहले क्यों बताया। ऐसे कई सवाल जो हैं कांग्रेस पार्टी से भी कई लीडर्स जो हैं खड़े कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि ऐसी बातें हो रही हैं। इससे पहले भी बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक पर भी कांग्रेस ने ही सवाल उठाए थे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये राजनीति किसके लिए करते हैं, जब इन्हें देश का मूड ही नहीं समझ में आता। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित था। 140 करोड़ भारतीय जो है बिल्कुल सबकी एक ही बात थी कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, इन आतंकवादियों को हमला जो हमला हुआ है उसका सबक सिखाना है इन्हें। और ये हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाने लगते हैं। राहुल गांधी साहब को और कोई मुद्दा नहीं है क्या? लेकिन क्या लगता है आपको उसके पीछे क्यों ये ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जहां पर देश को एकजुट खड़ा रहता है, और आपने कहा कि कई मुस्लिम लीडर्स भी हैं, उन्होंने खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोला, आतंकियों के खिलाफ जो है वो बातें की कि कैसे आपने मासूम पर्यटकों को मारा। उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है, आप ये भी बोल देते हैं कि पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी ये सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, इस हमले के बाद जो है, या फिर जो घटना हुई उसके बाद, मैं कहूँगी 140 करोड़ भारतीय अपनी सेना और अपने सरकार के साथ खड़े हैं। सबका एक ही मतलब सब माननीय प्रधानमंत्री साहब और इस देश के लोगों के संकल्प के मुताबिक आतंकवादियों के जो अड्डे हैं, आतंकी अड्डे हैं, उनको तबाह किया गया। पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट मैसेज दिया गया था कि देखो, आतंक को पनाह मत दो। पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को ये कहा गया था कि जो आतंक को पनाह देंगे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और भारत ने ये भी बता दिया कि हमारे ऊपर आप सवाल खड़े नहीं करेंगे, मतलब आतंक अगर हमें परेशान करेगा तो हम उसे कुचलना जानते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, आप ये देखिए, हमारी सेना ने ना कोई मतलब ज़रूरी जानकारी बाहर साझा करी, इतने अच्छे से जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पहले से बोल के मारा। तो भाई ये वो भारत नहीं है अब कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब दिन बदल गए हैं। बिल्कुल, हम सामने से ये वो भारत है जिसका बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है। आपने अगर हमें छेड़ा तो ये बात समझ लीजिए कि छोड़ेंगे नहीं। फिर कहूंगी नया भारत है, घुस के मारता है और बोलकर मारता है। बिल्कुल। इसमें यह देखा गया कि दो देश ऐसे जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आए, चीन और तुर्की की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी सामने आए, हमारी सेना की तरफ से बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो ड्रोन से हमारे शहरों पर हमला किया गया, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, वो जो ड्रोन्स थे वो तुर्की के दिए हुए थे पाकिस्तान को। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो बॉयकॉट तुर्की अभी भी हो रहा है भारत में, उनके कंपनीज का बहिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है, चाइना ने जिस तरीके से मिसाइल दी पाकिस्तान को, क्या आने वाले समय में ये दोनों देश भी बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकते हैं हमारे लिए? जिस तरीके से पाकिस्तान तो खैर है ही आतंक परस्त। देखिए, चाइना और तुर्की का तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपने लिए जो है भस्मासुर तैयार कर रहे हैं।
आतंकवाद जो है आने वाले समय में आत्मघाती हो जाएगा इन लोगों के लिए, ये इनको समझ में नहीं आ रही है बात अभी। टर्की को तो खैर ट्रेड और टूरिज्म वगैरह सब जगह धक्का लगेगा, बिल्कुल लगेगा, देश के लोग समझदार हैं। देखिए, दुश्मन के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति को जो है वो जाहिर सी बात है दुश्मन ही हुआ हमारा। और ये तब जब हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया, तुर्की की कितनी मदद की, जब वो भूकंप से उनके लोग पीड़ित थे, इतने हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन हमारी सेना वहां पर जाती है, ऑपरेशन दोस्त के तहत वहां लोगों को बचाव उनका किया जाता है, दवाइयाँ हों, ज़रूरी सामान वहां पहुंचाया जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सराहना करते हैं हमारी सेना की। लेकिन उसके बाद ये पीठ में छुरा घोंपने वाली बात हो जाती है तुर्की की तरफ से। तो बिल्कुल धोखा देने वाली बात है। और ये जो है, ऐसा मैंने आपसे कहा कि ये अपने लिए भस्मासुर तैयार कर रहे हैं ऐसी हरकतें करके, और इनका तो पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और देखिए, तुर्की के साथ तो अब जो बात होगी वो जो है रिश्ते कूटनीतिक तरीके से होगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, वक्फ की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों ये मुद्दा जो है वो देश में खूब ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। वक्फ को लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि जो ये वक्फ बिल लाया गया है वो एक समुदाय के पूरी तरीके से खिलाफ ही है और धर्म में हस्तक्षेप करने वाली बात हो जाती है, ये विपक्ष का कहना है। पहले तो इस बिल को आप कैसे देखती हैं? क्या ये सच में जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये धर्म में हस्तक्षेप करने वाला मामला हो गया, वक्फ की संपत्तियों को छीनने वाला मामला हो गया, कोर्ट में भी ऐसी दलीलें दी जा रही हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम जो सरकार द्वारा लाया गया है, मैं ये कहूँगी कि मुसलमान कौम के हित में है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो फिलहाल समय की मांग थी। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ की फिलहाल जो स्थिति है उससे किसको क्या हासिल हो रहा है। कुछ लोगों का कब्जा है जो चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, और विरोध इसका वही लोग कर रहे हैं जो वक्फ के इलीगल प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट कर रहे हैं। वक्फ का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी तो हमने अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर दी। तो अब जो चीज़ अल्लाह के नाम है तो उसका प्रयोग किस लिए होना चाहिए? धर्मांत के लिए, जन कल्याण के लिए, जो कि नहीं हो रहा है। वक्फ के पास इतनी संपत्ति है, लेकिन अच्छे काम कहाँ हुए हैं? एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, या फिर जो कौम के हित में, जैसे कि कौम का भला हुआ हो, वैसा कोई काम अभी तक तो हुआ नहीं है। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाया, ये समय की मांग थी इस वक्त। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो भी सरकारें आईं, उन्होंने केवल मुसलमान कौम को केवल इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। मैं कहूँगी पिछले 10-11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, मुसलमान कौम के लिए इट हैज़ बीन अ गोल्डन पीरियड, ये स्वर्णिम काल रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जो पिछली सरकारों में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो ऐसे फैसले करते। और क्योंकि उनका तो ये आइडिया था कि जी बस इनको इस्तेमाल करना है, अपनी सत्ता मिल गई उसके बाद ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वो सोच है ही नहीं ना। यहाँ तो है कि एक्चुअली मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है। तो उसी सोच या उसी विचारधारा से ये सरकार काम कर रही है। जेपीसी के कुछ सदस्य जो कि विपक्ष से हैं, जिसमें अगर हम देखें तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो जेपीसी में रहने के बाद भी सवाल खड़े करते हैं वक्फ को लेकर, और ये कहते हैं कि नहीं, ये बिल जो है वो मुस्लिम समुदाय के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ओवैसी साहब हैं या और भी जितने विपक्षी दल हैं, सबको एवरीबडी हैज़ बीन इंक्लूडेड, सबकी भागीदारी की बात की गई थी जेपीसी में, सब स्टेक होल्डर से बात हुई थी। और ये वक्फ का जो फैसला हुआ है, ये किसी बंद कमरे में तो हुआ नहीं था। कई जो है स्टेट के माइनॉरिटी कमीशंस, कई वक्फ बोर्ड्स, कई जनप्रतिनिधि, बल्कि पूरे देश से जो है लोगों के ओपिनियंस मंगवाए गए, और इतनी चर्चाएं हुई, इतनी मीटिंग्स हुई इस पर। जो बिल ड्राफ्ट किया गया था अगस्त 2024 में और जो बिल अभी है, उसमें बहुत फ़र्क है।
तो वो फ़र्क कैसे आया? वो फ़र्क इसीलिए आया ना क्योंकि सबकी बात सुनी गई और सबकी भागीदारी की बात की गई है इसमें। तो ओवैसी साहब जो इसका विरोध कर रहे हैं, देखिए उनके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही कहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान की बदनीयती को उन्होंने समझा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे सरकार की जो मंशा है या फिर जो हम कौम की बेहतरी चाह रहे हैं, वो इंशाल्लाह इस बात को भी समझेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे सवाल खड़े किए जाते हैं तो कैसे इन्हें देखा जाए? कब आप, क्योंकि जेपीसी में भी हैं और जो बदलाव, जैसे आपने कहा कि जो ड्राफ्ट किया गया था और अब जो बिल आया है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम समुदाय कैसे देखता है इसे? देखिए मुस्लिम समुदाय में इसमें कई लोग जो कहते हैं कि दिस बिल इज़ एंटी माइनॉरिटी। ना हाउ इज़ इट एंटी माइनॉरिटी? माइनॉरिटीज़ में भी जो बोराज हैं या फिर जो अहमदियाज हैं या फिर जो अदर ओबीसीज हैं, उनकी तो बात ही नहीं होती थी, उनका तो जिक्र ही नहीं था, लेकिन उनके भी इंक्लूजन की बात की गई है इसमें ना। उनको कैसे छोड़ दिया आपने? क्या वो माइनॉरिटी नहीं है क्या? उनकी आवाज़ नहीं है क्या? तो आखिर सरकार ने उनके लिए भी तो सोचा ना। कौसर जी, वक्फ बिल को लेकर जब हम बात करते हैं तो इसमें महिलाओं को भी इसमें ऐड करने की बात की गई कि जो कमेटी है उसमें महिलाएं भी ऐड रहेंगी, तो कैसे अब इसमें बदलाव आप देखती हैं आने वाले समय में, और क्या महिलाओं के आने से क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए जो हमारी मौजूदा सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो है, और जो हमारी विचारधारा है, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, तो उसी सोच को के साथ चलते हुए वक्फ में महिलाओं के इंक्लूजन की बात की गई, जो कि मैं कहूँगी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। और बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं भी जो है, जो कि पहले उन पे केवल फैसले थोप दिए जाते थे, अब they will be a part of the decision making of the process, of the entire process। उससे महिलाएं खुद जो है इंक्लूडेड फील करेंगी, सशक्त फील करेंगी, एम्पावर्ड फील करेंगी। महिलाएं आएंगी तो जाहिर सी बात है और नए विचार आएंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। तो ये तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा कदम है। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जो है कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं, चलिए वो एक मुसलमान महिला है, वही फोर्सेस में है, तो आप देखिए सरकार ने उन्हें ही आगे किया ना। लेकिन कई लोगों ने तो सवाल भी खड़े कर दिए उन पर भी। देखिए ये बहुत गलत बात है, इससे जो है ना बस इंसान का आत्मबल कम होता है और ये निंदनीय है। जो हमारी देश की ऐसी बहादुर बेटियां हैं उन पर सवाल बिल्कुल नहीं खड़े होने चाहिए, बल्कि उन्हें तो हमें जो है वी शुड लुक अप टू सच पीपल। कर्नल सोफिया कुरैशी आज की डेट में तो मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए, केवल मुस्लिम महिलाएं नहीं, इस देश की सभी महिलाओं के लिए एक चीज इंस्पिरेशन। मैं एक छोटा सा सवाल वक्फ पे आगे, कि जो आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगी जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग का पार्ट होंगी उस प्रोसेस का, तो कुछ लोगों को तो दिक्कत भी होगी। देखिए दिक्कत उन्हीं को होगी जो महिला विरोधी हैं, या फिर जो महिलाओं को महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोच नहीं रखते। लेकिन जो हमारी मौजूदा सरकार, जैसा मैंने कहा, आप देखिए ना, दिल्ली स्टेट हज कमेटी की अध्यक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी में ही जो है एक आम कार्यकर्ता मुझ जैसी महिला को बनाया गया ना। इन दिनों कौसर जी बहुत सारे मुद्दे जो हैं चल रहे हैं, जिनमें से एक मुद्दा जो है कि दावे किए जाते हैं कि मस्जिद के नीचे जो मंदिर मिल रहे हैं और भी मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं तो उसमें खुदाई हो रही है, बहुत सारी जगहों पर देश में हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि और लोग ये भी कह रहे हैं कि और भी मस्जिदें ऐसी हैं जिनके नीचे मंदिर हो सकते हैं। देखिए ऐसे विषयों पर मैं कहूँगी बातचीत का रास्ता है, कोर्ट का रास्ता है, इस पर कोई विवाद होना नहीं चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी जो मौजूदा संकट आया था या अभी भी टला नहीं पूरी तरह से जो है, उससे हमें एक सबक ज़रूर मिला है, वो ये है कि हमें किसी भी स्थिति में बंटना नहीं है, क्योंकि अगर हम बंट गए तो जो हमारी एकजुटता है या फिर जो हमारी ताकत है वो कम हो जाएगी और दुश्मन
को जो और है यही कोशिश धर्म पूछकर मारने की। एग्जैक्टली यही जो है पाकिस्तान द्वारा ये सुनियोजित हमला था, एक सोची समझी साजिश थी, एक बहुत ही नाकामयाब कोशिश थी हमें बांटने की, जो कि नहीं हुई, क्योंकि यही हमारी खासियत है कि हम जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम एकजुट हो जाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं। कौसर जी, हज पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। हज में भी जब महिलाएं जो हैं वो अब अकेली जा सकेंगी, मतलब गार्जियन उनके साथ ना भी जाए तो ठीक है, पहले ये प्रावधान हुआ करता था, वो अकेली जा रही हैं, क्या कह रही हैं वो महिलाएं आपसे, क्योंकि आप उनको रवाना करके आती हैं, एयरपोर्ट भी जाती हैं, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आप साझा करती हैं, जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसे अब आसानी से वो जा पा रहे हैं, तो वो महिलाएं क्या कहती हैं और इस बदलाव के बाद क्या चेंज आया है? देखिए, ये जो कि महिलाएं बिना महरम के जा सकती हैं, 2018 में सऊदी सरकार द्वारा फैसला आया था। उसके बाद बीच में जो है कोविड वगैरह आ गया, तो 2 साल हज हुआ नहीं। उसके बाद भी अब देखिए महिलाएं जो है ना घबराती थी। पहले मैं जो है पहले की बात कर रही हूँ कि सुरक्षा और सुविधा ना होने के कारण जो है महिलाएं हिचकिचाती थी जाने के लिए, संख्या ज़्यादा नहीं थी। लेकिन सरकार ने जो है, मैं फिर कहूँगी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जो विचारधारा है, महिलाओं को आगे बढ़ना, महिलाओं को सशक्त करना, तो सरकार ने जो है हमारी इन बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इतने कदम उठाए और इन्हें इनकरेज किया गया कि ये जो है मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि हर साल संख्या बढ़ रही है। 2023 में पूरे भारत से हमारी 4,314 बहनें गई थी बिना महरम के, और 2024 में 5,000 बहनें गई थी। तो संख्या बढ़ती जा रही है हर साल। और मेरी तो कई महिलाओं से बात भी हुई है, सो दे आर वेरी ग्रेटफुल, और वो तो बहुत जो है प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करती हैं कि भाई कि सरकार हमें इतना सपोर्ट करती है। और हमें भी यही आदेश दिए जाते हैं कि जो ये हमारी बहनें हैं, इनको दे हैव टू बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। इनको बिल्कुल मतलब ये महसूस ना हो कि वो अकेली हैं। और ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि मैंने इंटरेक्ट किया कई महिलाओं से कि वो जो है उन्हें भारतीय पासपोर्ट पर भरोसा है, वो खुद को बहुत सशक्त और महसूस करती हैं। तो इसीलिए जो है संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। और अगेन मैं कहूँगी ये महिला सशक्तिकरण का एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ मुस्लिम महिलाएं जिनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब जो है वो भी। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो सवाल खड़े करते हैं महिलाओं पर कि महिलाएं जो हैं वो नहीं कर सकती हैं कुछ भी, तो उनको भी एक देखिए जवाब है। बिल्कुल उन लोगों पर है। और मैं फिर कहूँगी कि ये जो है बहुत आई वुड से बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी मौजूदा सरकार है कि उनका जो विचारधारा या फिर उनकी जो थिंकिंग है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अल्पसंख्यक जैसा महसूस अब नहीं होना चाहिए, उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। तो ये उसी प्रोसेस का एक एफर्ट है ये, जो कि बहुत ही कामयाब एफर्ट है और इंशाल्लाह आने वाले समय में जो है बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कौसर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कौसर जी हमारे साथ थी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ हो, पहलगांव में जिस तरीके से धर्म पूछकर आतंकियों ने मासूम पर्यटकों की जान ली, और उसके बाद विपक्ष भी जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन किया गया सिंदूर, उस पर भी कुछ सवाल खड़े कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया, चाहे हज को लेकर भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।